नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे चल रही है आपकी स्टडीज़? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होगा। एंड वी नो कि अभी हमारे प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, तो इसके लिए मेहनत भी जम के लग रही होगी। तो चलिए, अभी कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि बेसिक का आप पेपर सॉल्यूशन दीजिए। तो यहाँ पे आज हम करने वाले हैं पेपर 3 का सेक्शन बी। ओके, पेपर 2 कंप्लीट हो चुका है। पेपर नंबर 1 जो है बच्चा जी, वो सैम्पल पेपर है जो गुजरात बोर्ड ने दिया था। तो वो आपको सैम्पल पेपर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो वाला, ठीक है ना बच्चा? तो वो एक बार देख लीजिएगा। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर नंबर 3 का सेक्शन बी। तो आइए बच्चों, देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सेक्शन बी 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा एक। सो 25th नंबर क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। ओके, फाइंड द zeros of the quadratic polynomial x square plus 8x plus 15 and verify the relation between the zeros and the coefficient. Okay, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस निकालना है आपको और उसके बाद आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ठीक है, ओके ना। पहले जीरोस निकाल देते हैं। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे जीरोस निकालने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोगों को इसको करना है स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो लास्ट नंबर है 15, वो किसकी टेबल में आता है बच्चा जी? 3 इंटू 5 है ना, 3 5 ज़ा 15। हमारे पास मिडल में क्या टर्म है? 8। तो 3 और 5 के साथ क्या करेंगे? प्लस, है ना, 5 + 3 8। तो आ जाएगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, प्लस की साइन है, प्लस की साइन लगाओगे। दोनों में से कोई ग्रेटर नंबर है ना बच्चा, पहले वो लिखना। तो वो 5x, अब सीधी बात है प्लस करेंगे तभी तो 8 आएगा ना, तो प्लस 3x प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 टर्म थे, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गए। ओके, अब इन दो का मुझे यहाँ पर कॉमन निकालना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स प्लस 5 प्लस यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, x प्लस 5। सो क्या हो जाएगा? x प्लस 5 एक ब्रैकेट आ गया और जो बाहर के टर्म्स है उसको अंदर लिख देंगे दूसरे ब्रैकेट में, तो x प्लस 3 दूसरा ब्रैकेट आ गया। सॉरी, ओके। सो यहाँ पे हमें ज़ीरोस निकालने हैं तो हम ज़ीरो लिख देते हैं। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -5, है ना। ये +5 वहाँ चला जाएगा तो -5। x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -3। ठीक है बच्चा, इतना तो क्लियर हो गया। अब आपको बताना है इनका रिलेशनशिप। ओके, वेरीफाई द रिलेशनशिप। सो वेरिफिकेशन के अंदर हम लोग x की एक वैल्यू को अल्फ़ा ले लेंगे, लेट्स से -5 अल्फ़ा हो गया, और बीटा को हम लोग -3 ले लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। इसको हम लोग कंपेयर कर लें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। तो बेटा जी a क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है, मतलब 1 है, तो a की जगह पर 1। b क्या हो जाएगा? 8, और c क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, ओके। अब दो रिलेशनशिप आते हैं। पहले आता है सम ऑफ ज़ीरोस, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला होता है इसका बेटा जी? -b/a। अल्फ़ा क्या है? -5, प्लस की साइन है, प्लस की साइन लगाओगे। बीटा क्या है? -3, -3 माइनस b क्या है? 8 अपॉन a क्या है? 1। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब क्लियर हो गया ना? ओके, -5 प्लस माइनस, जल्दी बोलो, प्लस माइनस माइनस, -8 अपॉन 1 इज -8। ओके, माइनस माइनस बोलो तो माइनस माइनस प्लस, 5 + 3 8। अब 5 इज़ अ ग्रेटर नंबर, है ना। 5 जो है वो बड़ा नंबर है, और उसके आगे साइन क्या है? माइनस की। इसके लिए यहाँ पे भी क्या लगेगा? माइनस। तो जो लेफ्ट साइड में है वही राइट साइड में आया। यस, तो हमारा वेरीफाइड हो गया आंसर। सेकंड जो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या फॉर्मूला होता है बच्चा जी? c/a। अल्फ़ा क्या है यहाँ पर? -5, बीटा क्या है? साइन कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है ना, -3। c क्या है? 15, और a क्या है? 1। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो 3 5 ज़ा 15,
माइनस माइनस प्लस, तो इसके लिए साइन नहीं है ये कुछ भी, और इक्वल टू में 15, तो दोनों सेम हो गया, वेरीफाइड। डन बच्चों, क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है बेटा? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। चलो ध्यान दो क्या बोल रहा है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब कि आपको पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस, सम ऑफ द जीरोस मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है -3, एंड प्रोडक्ट मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है 2। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे ध्यान दो बच्चा। अब एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको फॉर्मूलाज की पूरी लिस्ट दी थी और एक्सप्लेन किया था, तो मैंने कहा था कि जब आपको इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए आती है तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये चीज़ बताया था मैंने कि बीच में समेशन ऑफ ज़ीरोस आते हैं और लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, ओके, और साइन माइनस की और प्लस की। तो बस यहीं पे ही हम लोग वैल्यूज़ को रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना बोला है बेटा जी? -3 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना बोला है? 2। क्लियर हुआ ना? देखो आप ना साइन में प्रॉब्लम कर लेते हो, आपको माइनस यहाँ पे आपने 3, एग्ज़ाम में तो एक्चुअली क्या मैथ्स में टेंशन भी बहुत होती है, क्योंकि बहुत ऐसे फोबिया होता है बच्चों को मैथ को लेकर, तो ये माइनस साइन गायब कर लेंगे या प्लस करना भूल जाएंगे, तो ये छोटी छोटी चीज़ों में ना आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा अच्छे से और चीज़ों को संभल के, ठीक है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं होती है पेपर के अंदर। बस अपने माइंड को थोड़ा सा शांत रखिए और हर एक स्टेप को अच्छे से करते जाइए। अब आप देख रहे होंगे मैं जब भी कोई स्टेप करती हूँ तो ऐसे ऑलमोस्ट एक लाइन लीव कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि दिखे। एग्जामिनर तो ठीक ही बात है, वो तो देख ही लेंगे, बट आप कंफ्यूज ना हो ना, तो वो भी ज़रूरी है। अगर मैं ये ऊपर लिख देती तो थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता, ठीक है, तो शायद मैं खुद भी ये चीज़ करना भूल जाती कि माइनस माइनस लिखना भूल जाती। तो इसके लिए जितना अच्छे से लिखोगे उतना आपको भी याद रहेगा कि हमें क्या क्या करना है। ओके, तो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा उसके अंदर। वेल, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 3x + 2। ओके, तो दैट इज़ द आंसर। डन। नाउ नेक्स्ट 27। ओके, 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हमारे पास अभी इक्वेशन दी हुई है 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक है, और हमें फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है। अब देखो बच्चा जी, फैक्टराइजेशन चैप्टर 4 के लिए और मिडल टर्म स्प्लिटिंग एक ही बात है। ओके, दोनों का मतलब एक ही है। तो अभी जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया ना, ये वाला मिडल द स्प्लिटिंग टर्म, ठीक है, सॉरी, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे फिर से करनी है, दैट इज कंसिडर एज अ फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। अब क्या करना है, देखो x² के आगे एक नंबर है ना, तो आपको हमेशा x² के आगे जो नंबर हो वो, अगर नंबर है तो, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, वो नंबर और लास्ट वाला नंबर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 दैट इज 6। क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहाँ पर क्या है बीच में? 5, मतलब मिडल टर्म में क्या चाहिए? 5। देखते हैं क्या होगा। 2 + 3 5 आ जाएगा? जी हाँ, आ जाएगा। तो बस शुरू करते हैं। 2x² माइनस की साइन है, माइनस की साइन, दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है बेटा? 3x। यहाँ पे साइन क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे साइन कैसी होनी चाहिए? इन दोनों की साइन का मर्ज, ठीक है, मतलब रिलेशन। माइनस प्लस क्या होता है? जल्दी बोलो। माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो माइनस आ गया। फिर नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 2x, और जो लास्ट है टर्म वो एज इट इज़ हो गया ना। देखो मिडल टर्म जो है वो स्प्लिट हो गया 2 पोर्शन में, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज फैक्टराइजेशन या मिडल स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। ठीक है ना, अब आपके पास 4 टर्म्स आ गए। चलिए कॉमन निकाल देते हैं। इसमें से कॉमन निकलेगा x, 2x² का x -3, माइनस इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? 2x + 3 में से कुछ भी नहीं, तो 1 है ना। देखो
2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, ठीक है। x इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो कुछ कॉमन तो है ही नहीं। तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो हम लोग उसकी जगह पे 1 लिख देंगे और अंदर ब्रैकेट लिख देंगे, मतलब जो नंबर है उसको अंदर। अब बच्चे पता है क्या करेंगे, बच्चे अच्छा मैम ने कहा था कि ब्रैकेट में लिख देना है, तो 2x + 3 लिख देंगे। याद करना पहला और दूसरा दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। मैं प्लस यहाँ पे नहीं लिखूंगी। एक पॉइंट जो बता रही हूँ आपको ये है कि ब्रैकेट सेम होना चाहिए, ठीक है। 99% बच्चों का फर्स्ट ब्रैकेट बिल्कुल सही होता है, दूसरे में लोचा मार लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस लिख दोगे तो ब्रैकेट अलग अलग हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे तो आपने माइनस लिखा किस बेस पे। देखो बाहर ये वाली साइन क्या है, माइनस की है, तो जब भी बाहर माइनस की साइन होती है ना तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाती है अगर हम उन चीज़ों को ब्रैकेट में लिखते हैं तो जैसे ही ये चीज़ें ब्रैकेट में आई, बाहर माइनस की साइन थी इसके लिए प्लस का माइनस हो गया, ठीक है। माइनस प्लस माइनस ऐसे करके, ओके। अब मैं आपको इतना पूरा समझाऊँ इस बेटर, मैंने आपको ये बोल दिया कि दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं, याद कर देना। ये वाला ब्रैकेट ऑलमोस्ट सबका सही जाता है, तो अगर आपके इस ब्रैकेट में कहीं लोचा आ रहा है इसका मतलब कि आप देख लेना कि इसको वहीं पर ही लिख देना। लोचा तो साइन का ही आता है और कोई नहीं आता, ओके। तो अब हमारे पास एक ब्रैकेट आ गया 2x - 3, ठीक है, और दूसरा ब्रैकेट आ गया x - 1। फाइंड द रूट्स ना, तो 2x - 3 = 0 विच इम्प्लाइज x = देखो -3 वहाँ पे जाएगा +3 और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो एक रूट आया 3/2, दूसरा x - 1 है, तो ये तो सिंपल हो गया x = 1, ठीक है। सो the roots are 3/2 and 1, ठीक है। डन बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके 28 now 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। ओके AP दिया हुआ है आप लोगों को यहाँ पे 3, 8, 13, 18 ... ठीक है। क्वेश्चन को समझना क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP, टर्म मतलब कि n निकालना है आपको, ठीक है। विच टर्म ऑफ द AP इज 78, मतलब जो टर्म है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 78 और हमें टर्म नहीं पता, तो इसके लिए AN आपको दिया हुआ 78, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जो आपको AP दिया हुआ है बेटा जी, उसमें से पहले तो आप A निकाल दोगे, A इज़ द फर्स्ट टर्म, ठीक है। D निकाल दोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, कितना आ गया 5, ओके। चलो लगा देते हैं AN की वैल्यू, AN = A + n - 1 D। AN की जगह 78, A की जगह पर 3, N निकालना है और D कितना आया 5, है ना। ना 78, अब हमेशा ना देखो, अब जो प्लस माइनस वाली चीज़ें होती है ना उसको पहले थोड़ा सा अपन शफल कर लेते हैं। तो 3 प्लस में है तो मैं इस 3 को यहाँ पे ले लेती हूँ, तो क्या हो गया -3, तो ये क्या हो गया n - 1 और 5, ठीक है, क्लियर। 78 - 3 कितना हो जाएगा 75, 75 = n - 1 × 5, ये मल्टीप्लाई में 5 है, इसको यहाँ पे लेके आऊँ तो डिवाइड में 5 आ जाएगा। क्या बच गया मेरे पास n - 1, 5 1 ज़ा 5, 2 15, ठीक है। तो 15 = n - 1, ये -1 को यहाँ पे ले लो, तो 15 + 1 = n, तो n कितना आया 16, ओके। सो दस द टर्म इज 16 whose वैल्यू इज 78, ठीक है, जिसकी वैल्यू 78 है वो टर्म नंबर 16 है, ठीक है, ओके। 29 क्वेश्चन, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP, पहले मैं AP लिख दूँ, 9, 17, 25 ... मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, सम दिया हुआ है मतलब कि आपको SN दिया हुआ है 636, है ना। हाउ मैनी टर्म्स, वो कह रहा है कि कितने टर्म्स का प्लस करके आपको 636 मिला होगा, मतलब कि अगेन मुझे क्या निकालना है n निकालना है। टर्म्स आ गया ना, विच टर्म हाउ मेनी टर्म, मतलब कि n निकालना है, सीधी सी बात है, ठीक है। नाउ अब आपके पास, हाँ अब आपके पास AP दिया हुआ है तो AP से पहले वैल्यूज निकाल देते हैं। A क्या हो जाएगा 9 या 7 है, 9 है ना, लेट मी चेक, हाँ 9, तो A क्या है 9,
डी क्या है 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8। दैट्स इट। एन निकालना है एस एन। ओके, तो अब एस एन की फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, नाउ एस एन की जगह पर 336, एन तो हमें निकालना है भैया, 2a की जगह पर 9 प्लस एन निकालना है और डी की जगह पर 8। ठीक है, वैल्यू समझ में आ रही है ना। अब क्या करें, देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं करने के लिए। सबसे पहले ना मैं इसको यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, जो जो मेरे को आसान आसान लगता है ना पहले वो करती हूँ मैं। तो ये डिवाइड में दिख रहा है, सीधा यहाँ पे लेकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 636 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू एन, 2 9 ज़ा 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर लेती हूँ मैं। 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 7 12, ओके, 1272 इक्वल्स टू एन 18 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कोई और ऑप्शन तो है नहीं, तो 8 इंटू एन 8n माइनस 8 इंटू 1 8। समझ आया ना क्या किया, ब्रैकेट में 8 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो पहले n के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। ओके, खूब भालो। 1727 इज इक्वल्स टू एन, 18 में से 8 गए 10 बचेंगे, 8n प्लस 10। ठीक है, 1272 इज इक्वल्स टू एन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो n इंटू एन एन स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया। दूसरा मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं ना, ब्रैकेट में तो हर एक के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो मुझे यहाँ पे एन स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पे n मिल रहा है, और इसको यहाँ पे कर दो एक स्प्लिटिंग मिडल टर्म वाला जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है वैसे मिल जाएगा। 8n स्क्वायर प्लस 10n, इस चीज़ को यहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ तो माइनस में हो जाएगा, -1272 इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है ना बच्चा कैसे करना है। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि अभी तक अपन ने जितने सम किए उसमें 2 बार तो ऑलरेडी स्प्लिटिंग मिडल टर्म आ गया, ये तीसरी बार आ रहा है। तो सोचो कि आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म जो है वो कितना ज़्यादा यूज़फुल है। तो अगर ये प्रैक्टिस नहीं की है ना तो कर लेना। ओके, बहुत सारे मेरे वीडियोस आपको मिलेंगे, पॉलिनोमियल एक मैंने पूरा चैप्टर बनाया था ये वाला, ठीक है, उसमें ही मैंने सिखाया था, तो वो एक बार देख लेना इफ़ यू आर नॉट गुड इनफ टू डू द स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, बच्चे यहाँ तक करके फिर छोड़ के आ जाते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या करना है। तो जब भी आपको स्क्वायर दिखे ना, स्क्वायर पावर में दिखे, मतलब कि आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म करना है। चलिए, अब देखो बेटा, स्प्लिटिंग मिडल टर्म करने से पहले अगर मैं थोड़ा सा देखूँ ना, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये 2 की टेबल में आ रहा है, 10 भी 2 की टेबल में आ रहा है, और ये भी 2 की टेबल में आ रहा है, इवन नंबर है। तो एक काम करती हूँ, थोड़ा ईजी करने के लिए ना मैं 2 को पहले कॉमन निकाल देती हूँ। तो 8 कब आता है, 2 4 ज़ा 8, 2 बाहर आ गया तो 4 अंदर। 10 कब आता है, 2 5 ज़ा 10, 2 बाहर है तो 5 अंदर। ओके, ये क्या हो जाएगा, अब आप इसको 2 से डिवाइड कर लो, यहाँ मल्टीप्लाई किया था ना, ठीक है, इतना लॉजिक लगा सकते हैं ना यार, ये मल्टीप्लाई किया था तो ये का ये टर्म आ जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो ठीक है, आप 1272 को 2 से डिवाइड कर लो, पता चल जाएगा 6। ठीक है, 7 का 3, 1 12 6, वही आ गया ना। ठीक है, अब ये 2 को 0 के अपॉन में लेके जाओ तो गायब। ठीक है, तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या मिल गया, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ओके, अब आ गया। अब फिर से करें स्प्लिटिंग मिडल टर्म। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर एक्स स्क्वायर, यहाँ जो भी स्क्वायर वाला है वेरिएबल, उसके आगे जो नंबर होगा वो, और लास्ट में जो नंबर होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 636 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी, 12 14, 1 कैरी 24, 2544। 2544 के हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। चलिए निकाल देते हैं 2544 के फैक्टर्स। ध्यान देना क्या कर रही हूँ मैं। 2 की टेबल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा, ओके, फिर 2 की टेबल तो 636, फिर 2 की टेबल 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 की टेबल 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 5 ज़ा 10 9, 3 की टेबल 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, दैट्स इट। 53 इज़ द फाइनल नंबर, और तो कुछ आ नहीं सकता। चलो अब ना मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपन। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, है ना।
8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48 और ये कितना है 53, 53 और 48 में गैप कितना रहता है बच्चा जी 5 का, और मुझे यहाँ पे चाहिए भी कितना 5, बस मतलब कि मुझे इनको माइनस करना है। समझ आया कैसे किया? दोबारा समझो मैं क्या बोल रही हूँ। ये मल्टीप्लाई किया, मुझे ये वाला नंबर मिल गया, इसके मैंने फैक्टर्स निकाल दिए, ठीक है। अब आपके पास जो ये लिस्ट आ जाती है ना बेटा, उसमें आपको ना 2 ग्रुप बनाने पड़ते हैं। 2 ग्रुप मतलब कि कुछ नंबर्स ए ग्रुप के अंदर, कुछ नंबर्स बी ग्रुप के अंदर, और उसका जो रिजल्ट आता है उसके साथ प्लस या माइनस करके हमें मिडल टर्म कैसे मिलता है वो हमें चेक करना होता है। अब थोड़ा सा आइडिया मुझे यही लग गया कि 53 जो है वो बहुत ग्रेटर नंबर है, ठीक है। इसका मतलब कि मुझे इन सब का मल्टीप्लाई कर लूँगी ना तो कहीं ना कहीं मैं मंजिल तक पहुँच जाऊँगी। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 होता है, और ये 53 है। तो मैंने इन नंबर्स को ग्रुप ए में डाल दिया और इन नंबर्स को ग्रुप बी में डाल दिया। अब ये ग्रुप ए हुआ, ये ग्रुप बी हुआ। चेक कर रही हूँ डिफरेंस कितना है। प्लस करने का कोई सेंस तो बनता नहीं है ना, मुझे तो छोटा वाला नंबर चाहिए, तो सबट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो देख रही हूँ तो 5 का गैप मुझे मिल रहा है और मुझे यहाँ पे 5 का गैप चाहिए, बस ठीक है, काम हो गया मेरा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4n² प्लस की साइन है, प्लस की। मैंने कहा था ग्रेटर नंबर पहले लिखना होता है, कौन सा नंबर ग्रेटर है 53, प्लस माइनस माइनस फिर 48, यहाँ पे n है तो n लगाओगे, है ना, -636 इक्वल्स टू 0। चलिए अब इसमें से एक कॉमन निकाल देते हैं हम लोग। अब देखो साफ साफ है, 4 की टेबल में 53 नहीं आता है तो कुछ कॉमन तो निकलेगा नहीं, n कॉमन निकल जाएगा तो उसके ऊपर निकाल देते हैं। n 4n प्लस 53, ठीक है, ये n तो बाहर आ गया, माइनस। अब माइनस में अब यहाँ पे क्या कॉमन निकालूं? अरे यार मैम ये तो बहुत लोचे वाला है यार, इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे? टेंशन मत लो, देखो सोचो यहाँ पे क्या आया है बेटा 4, सोचो यहाँ पे क्या आया है 4। 48 4 की टेबल में कब आता है? सोचो 48 4 की टेबल में कब आता है? अब बोलोगे मैम 12 के साथ, 12 4 ज़ा 48 आता है ना। चलो इसका मतलब कि हमें नंबर जो कॉमन निकालना है वो 12 है। बात समझ में आई? दोबारा बता रही हूँ मैं। अब इतने सारे नंबर में अपन कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्या निकालना समझ नहीं आ रहा। पर मैंने आपको एक चीज़ बोली है, मैंने आपको क्या बोला है कि भाई साहब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम होना चाहिए। मैंने आपको ये चीज़ बोली है कि नहीं बोली है? मतलब कि ये ब्रैकेट आपको लिख तो देना है, बट इसके आगे का नंबर क्या होगा ना वो समझ नहीं आ रहा मैम, क्या करें अपन। तो मैंने क्या बोला, अंदर 4 आया ना, तो आप सोचो कि 48 4 की टेबल में कब आता है। या तो फिर सिंपल 48 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 12, क्या आया 12, मतलब कि बाहर क्या आएगा 12। बाकी सब कुछ ठीक हो गया, अपने आप सेट हो गया, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बात आई समझ में? ठीक है, तो अब मेरे पास 2 ब्रैकेट्स आ गए, एक आया n-12 और एक आया 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, क्लियर हुआ? ओके, पीछे टर्न कर दूँ, यहीं कर लेती हूँ मैं, देख ही लो, पेज को पेज करूँ मैं। ओके, तो एक मेरा ब्रैकेट आया n-12, एक ब्रैकेट आया 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है ना। मतलब क्या करना, जैसे मैं कर रही हूँ ना सम, पहले अच्छे से समझ लो, सीख लो, वीडियो पॉज कर लो, फिर उसी सम को खुद ही सॉल्व करो, फिर देखो कि तुम कहाँ पे अटक रहे हो ना, कहाँ पे मुश्किल आ रही है। फिर वीडियो को रिज्यूम करके वही देखो कि मैं कहाँ पे अटक रहा हूँ, तब मुझे मैम ने क्या बताया था। ऐसे करोगे ना तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी आ जाएगा, समझ भी आ जाएगा कैसे करना है। ओके, तो अब एक तो आ जाएगा n-12 इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू क्या हो गई 12, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा क्या है 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0, तो मैंने कहा था पहले ये वाला टर्म शिफ्ट करेंगे तो -53 और 4 नीचे की तरफ। अब ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? एक तो माइनस में है, दूसरा डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। n की वैल्यू हमेशा होल नंबर में आनी चाहिए, याद करना। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6, ना डेसिमल में आएगा, ना नेगेटिव में आएगा, ना फ्रैक्शन में आएगा। ये चीज़ क्लियर आउट कर लेना। तो इसके लिए ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। तो n की क्या वैल्यू आ गई 12। क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे? देखो हमसे जनाब ने सवाल क्या पूछा, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP, कितने टर्म्स? तो भैया जी 12 टर्म्स, ठीक है, 12 टर्म्स आपको मिलाकर समेशन देंगे 636 का। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये रहा, टर्न द पेज। ओके, नाउ 30th क्वेश्चन।
Find the area of rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order. Find the area of rhombus. Okay. 30th नंबर, पहले हम लोग rhombus बना देते हैं. A, B, C, D. ठीक है. वर्टाइसिस क्या बोल रहे हैं? टेकन इन ऑर्डर, मतलब A मेरा हो जाएगा 3, 0, B हो जाएगा, ओके थोड़ा ऊपर ले लूँ, ठीक है, B हो जाएगा 4, 5, C हो जाएगा -1, 4, D हो जाएगा -2, -1. फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस. ठीक है, अब इन्होंने हिंट में तो हालांकि दिया हुआ है एरिया ऑफ द रोम्बस इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स. ठीक है, अब आपको एग्जाम में तो हिंट नहीं दिया जाएगा भैया. तो बेसिकली आपको यहाँ पर आपको बोला गया है एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, मतलब कि D1 इंटू D2. अब अपने को पता है ना कि दो डायगनल्स होते हैं, एक ये ओवर डायगनल और एक ये ओवर डायगनल, है ना. तो अब बेसिकली हमें डायगनल निकालना है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. क्योंकि हम लोगों को डिस्टेंस चाहिए, तभी तो हम यहाँ वैल्यू लगाएंगे. तो पहले अपन लेते हैं AC. अभी तो कहाँ ज़रूरत है AC की, ठंडी का टाइम है. AC. ओके, હવે જુઓ તમે ધ્યાનથી. हेयर AC के लिए, ठीक है, AC को मैं डायगनल 1 बोल देती हूँ. तो इसमें जो A है वो है 3, 0 और जो C है वो -1, 4. इसको मैं x1 y1 के साथ कंपेयर कर रही हूँ, इसको मैं x2 y2 के साथ कंपेयर करती हूँ. ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. मैम आपने गलत लिखा है, x1 - x2 आता है, आपने x2 - x1 क्यों लिखा है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. एक तो ऊपर पावर 2 है, पावर है स्क्वायर, अगर वैल्यू नेगेटिव में भी आएगी तो स्क्वायर करके पॉजिटिव हो ही जाएगा ना. तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप x1 - x2 लिखो या x2 - x1 लिखो. ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना यार प्लीज़ आप लोग कि मैम ये फॉर्मूला गलत है. ओके, एक सही, बिल्कुल सही फॉर्मूला है. चलिए, तो नाउ अब मैंने x2 को क्या माना है, -1, तो मैंने -1 लिख दिया. माइनस, ये फॉर्मूला की माइनस की माइनस, x1 क्या है, 3. ठीक है, इसके ऊपर मैंने लगा दिया होल स्क्वायर. जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ना, बड़े इत्मीनान से करना. ठीक है, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भैया. y2 क्या है, 4 माइनस y1 क्या है, 0 होल स्क्वायर और इसके ऊपर आया अंडर-रूट. ठीक है, नाउ AC इक्वल्स टू -1 और ये -3 होल स्क्वायर, 4 - 0 4 होल स्क्वायर अंडर-रूट. AC माइनस प्लस मतलब 4, साइन क्या है, ग्रेटर नंबर 3 है, उसकी साइन क्या है, माइनस की, तो इसके लिए -4 होल स्क्वायर और ये 4 होल स्क्वायर. ठीक है, AC इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 और +4 का स्क्वायर भी 16. मैंने कहा ना क्या फ़र्क पड़ता है, स्क्वायर है, साइन माइनस की होगी भी तो चली जाएगी, जैसे चली गई अभी. नाउ AC इज इक्वल टू 16 + 16 32. ठीक है, 32 का रूट निकालें हम लोग. अब 32 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है भैया, तो 32 क्या होता है, 32 होता है 16 2 ज़ा 32. 16 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 4 का है, तो ये हो जाएगा 4 √2. चलो AC आ गया. अब मुझे BD निकालना है और मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर. ओके, नाउ हेयर D2 को मैं क्या ले लूँ, BD. ठीक है ना, B के लिए कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास 4, 5 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास -1, 4. इसको मैंने x1 y1 ले लिया और इसको मैंने x2 y2 ले लिया. ठीक है, मुझे कन्फ्यूजन चाहिए नहीं, फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे पास हाजिर होने चाहिए x1 x2, सॉरी हाँ BD. ओके, एक सेकंड, D आएगा यहाँ पर, D है -2 -1, तो ये हो गया x2 y2, है ना. सॉरी है मैंने C लिख दिया. नाउ BD इज इक्वल्स टू
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट बी डी। अब b में ओके x2 क्या है -2, माइनस की साइन, x1 क्या है 4 स्क्वायर, y2 क्या है -1 माइनस y1 क्या है 5 स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, बी डी इज इक्वल्स टू -2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 होल स्क्वायर। अब कई बच्चे बोलेंगे मैम आप क्या इतना एक ही चीज़ में कर लेते ना। देखो मेरा काम है समझाना, और समझाने के लिए मेरे को 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे। आपको आता है तो आप 1-2 स्टेप कट करके डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। बट मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको हर एक चीज़ सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए, तो मैं उन बच्चों के लिए भी स्टेप्स को थोड़ा सा ईजी तरीके से मेंशन कर रही हूँ। चाहती तो मैं डायरेक्टली -6 लिख देती ना, बट वो बच्चे जिनको ना समझ आए तो जिनको समझ में आ रहा है वो थोड़ा सा 1.5x पे लेकर या 1.25 पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 4 6, ग्रेटर नंबर 4 है, माइनस की साइन इसके लिए आ गई। माइनस माइनस प्लस 6 आ गया, 5 + 1 6, 5 ग्रेटर नंबर है, माइनस की साइन है इसके लिए माइनस साइन आ गया। नाउ बी डी इज इक्वल्स टू 36 है ना, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे भी कितना आया 36, 36 + 36 कितना हो जाएगा 12, 6 + 6 7 72 है ना। ओके, अब बी डी इज इक्वल्स टू 72 क्या होता है 36 × 2 72 होता है। सो बी डी इज इक्वल्स टू 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर, तो बाहर आ गया 6 और ये अंदर हो गया √2। ठीक है, आ गया बी डी। ओके, अब इन्होंने कहा कि भाई एरिया निकाल दो, तो चलो। नाउ एरिया इज हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, हाफ इंटू डायगनल 1 ए सी था मेरा, ये रहा डायगनल 1 ए सी क्या है 4√2, 4√2, डायगनल 2 क्या है 6√2, 6√2। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ओके, 2√2 और 6√2 हो गया। ओके, अब क्या होगा 2 और 6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 6 ज़ा, और √2 × √2 क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम खानदान के हैं, इसके लिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो √2 × √2 क्या हो गया 2 हो गया। ओके, तो 2 6 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हो गया एरिया। आंसर ठीक है, डन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन बेटा, आइए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 6 5 एंड B 3 4 5। ओके, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। लाइन सेगमेंट है जिसमें A है 6,5, B है 4,5, हाँ, और एक पॉइंट P है जो इस लाइन को काट रहा है मिड पॉइंट पे, और इसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मिड पॉइंट तो बहुत आसान है, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो मिड पॉइंट वाला। और देखो बेटा, जब भी कोऑर्डिनेट्स निकालो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं कि सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं, समझ नहीं आ रहा। तो हमेशा याद करना, जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स निकाले हो ना बेटा, फिर मिसिंग कोऑर्डिनेट्स हो या कोई भी हो, ऑलवेज गो फॉर द सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ पे हेयर P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो मिड पॉइंट वाला सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, Px, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यही होता है। अब जैसे कि
ये a है तो a के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 मान लो, b के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 मान लो, ठीक है। ये सब चीज़ें लिख दिया करो तो क्या कन्फ्यूजन नहीं होता है। x1 क्या है 6, x2 क्या है 4 डिवाइड बाई 2, y1 क्या है 5, y2 क्या है 5 डिवाइड बाई 2, 10/2 और यहाँ पर भी 10/2 कितना हो जाएगा 5 5 है ना। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा तो क्या आया 5,5। दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जो मिड पॉइंट पे इसको लाइन को काट रहा था उसके कोऑर्डिनेट्स है 5,5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32। ओके, if sec theta is equals to 13/12, find cos theta and cosec theta। ओके ओके, देखो अब sec थीटा आपको 13/12 दिया हुआ है। अब cos क्या होता है, cos थीटा इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ sec थीटा, है ना। sec का उल्टा ही तो होता है cos। ओके, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/13/12, है ना। sec में 1/13/12, बस इसको उल्टा कर लो तो cos थीटा क्या हो जाएगा 12/13, ये ऊपर हो गया तो इसका उल्टा हो गया ना, और तो क्या। डन, तो चलो भाई cos तो निकल गया। अब निकालते हैं अपन cosec ना बच्चों। देखो sec थीटा 13/12, इसका फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। अब हम लोग जस्ट ये बना देते हैं ट्रायंगल, ये हो गया हाइपो 13, है ना। अब अगर ये थीटा ले लेती हूँ मैं तो ये हो गया एडजेसेंट 12, तो हमें निकालना होगा अपोजिट साइड, ठीक है। लेट्स से ए बी सी। अब अपोजिट साइड क्योंकि हमें कॉसेक चाहिए ना, तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है हाइपो अपॉन अपोजिट, तो हमें अपोजिट चाहिए होगा तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दें इसको हम लोग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देख लो, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी इज द हाइपोटेनियस 13 स्क्वायर, ए बी निकालना है अपोजिट है, और बी सी 12 एडजेसेंट, ठीक है। तो 169 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस 144, 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, कितना बचेगा 25 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी कितना हो जाएगा 25 का अंडर रूट, तो ए बी कितना हो गया 5। अच्छा, अब एक और चीज़, अब ना जब भी आपको इस तरह का ना साथ में के लगा देना, के इज़ एनी टर्म, ठीक है। हो सकता है कि रिड्यूस करने के बाद वो वैल्यू आई हो, तो जब भी रेशियो में हो ना तो के लगा देने का, यहाँ पे के लगा दो, यहाँ पे के लगा दो, ठीक है। के टेंशन मत लेना, कट जाता है, के का स्क्वायर यहाँ पर और यहाँ पे भी के स्क्वायर, ठीक है। के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर, तो के स्क्वायर का क्या हो जाएगा के, ठीक है। ये आ गया। नाउ अब हमें चाहिए कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपो अपॉन ऑपोजिट, ठीक है। हाइपो की वैल्यू 13, है ना, हाइपो की वैल्यू 13 के, और ऑपोजिट हमने अभी भी निकाला 5 के कैंसिल, तो कॉसेक थीटा कितना हो गया 13/5। डन, क्लियर, ओके। अब बच्चा एक बात बताऊं, इसको हम लोग ना एक और तरीके से कर सकते थे, मैं समझा देती हूँ आपको, फिर तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा इजी लगता है, कौन सा आपको क्लियर हुआ, बट पता होना चाहिए, ठीक है। मैथ कर रहे हैं तो थोड़ा सा मज़े से करें, रटाफिकेशन थोड़ी करना है। तो देखो ये वाला तो इजीली हो गया ना, क्योंकि अपने को पता चल गया भैया कॉस जो होता है वो तो सेक का उल्टा होता है, तो सीधा लिख दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं आई। कॉसेक के लिए हमें इतना लंबा करना पड़ गया, ठीक है। तो हम एक और काम कर सकते हैं, सुनना बेटा मैं क्या कह रही हूँ, ध्यान से सुनना, मज़ा आया तो बताना मेरे को। एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, बिल्कुल की होगी आप लोगों ने।
अगर आपको ये मेथड नहीं करना है, ठीक है, मैं डायरेक्टली सोच रही थी कि आपको पहले ये करवा दूँ, फिर मुझे लगा कुछ बच्चे कमेंट कर लेंगे कि मैम आपका मेथड गलत है ना, ये है ना वो है, तो मैंने कहा चलो पहले जो एक ट्रेडिशनल मेथड आपको स्कूल में सिखाते हैं या कहीं पे भी आप देखोगे तो आपको वो आएगा, तो ठीक है। अब ये थोड़ा सा गलत कोई नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में कोई भी रूल कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड द मैथ। तो साइन स्क्वायर मैंने कॉस की वैल्यू निकाली, ये वाली निकाली ना कॉस की अपन ने, ठीक है। अब देखो हम लोग कॉस की वैल्यू ऐसे भी तो निकाल सकते थे, बट जबकि हमें पता है कि कॉस जो है वो सेक का इन्वर्स होता है, तो डायरेक्टली लिख दिया, दिमाग लगाया अपन ने। तो यहाँ पे कॉस जो है वो 12/13 है। देखो अब यहाँ पे मैंने कॉस को क्या लिखना है, 12/13 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169 इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लो, तो 1 - 144/169, देखते जाना बच्चा। साइन स्क्वायर थीटा ये 169 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लेना होता है ना बेसिकली, 169 अब -144/169, साइन स्क्वायर थीटा कितना बचेगा, 25/169, है ना। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 25/169 का स्क्वायर रूट, ओके। तो साइन थीटा क्या हो गया, 25 का स्क्वायर रूट 5 और ये हो गया 13, है ना। अच्छा अब अपने को पता है कि कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, पता है ना। तो साइन थीटा अगर मुझे मिला 5/13 तो कॉसेक क्या हो जाएगा, 13/5। बोलो सेम आंसर, क्या बोलता है बच्चा, ठीक है। तो देखो ये मतलब मैं एक्चुअली आपको जो चीज़ बताना चाह रही हूँ ये बताना चाह रही हूँ कि देखो मैथ ना एक मैथ ना एक मैजिक है, ठीक है। आप ना बिल्कुल से रट्टाफिकेशन मत किया करो, ठीक है। आपके पास भंडार है फॉर्मूलाज का, कॉन्सेप्ट का ना, आप लगाओ ना, किसने रोका, आप लगाओ, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि सेम सम अपन ने किया है यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला अब जो आपको इजी लगा नो डाउट, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी इसको करके जाओ, आपको जो इजी लगा, बट मेरा ड्यूटी था, मुझे लग रहा था आपको एक अलग तरीका भी बताऊँ सॉल्व करने का, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो डिफरेंट वे टू सॉल्व दिस, तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, नो डाउट। ये तो चलो इजी वाला सम था, अगर एग्जाम में कोई ऐसा कोई सम आ जाता है आपको समझ नहीं आता, तो ये आपको इस तरीके की मेथड्स आपको प्रैक्टिस करवाते हैं कि हाँ थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, ऐसा करके सोचो, क्या पता आंसर निकल जाए। तो वेल जस्ट मैंने आपको एक ज्ञान दे दिया, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पेज टर्न कर लेती हूँ मैं, ठीक है। नाउ 33, प्रूव दैट सेक ए 1 - sin a इंटू सेक ए प्लस 10a इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये प्रूव करना है, ठीक है, कर लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है, आ जाओ शुरू करते हैं हम लोग इसको, प्रूव दैट। लेट्स स्टार्ट विद द एलएचएस। सेक ए 1 - sin a सेक ए प्लस 10a, ठीक है। सब के सब जो रेशोस है अपने अपने लेवल पे अलग अलग है, यहाँ सेक है, यहाँ साइन है, यहाँ 10 है, क्या करने का, कहीं भी कुछ रिलेशन नज़र ही नहीं आ रहा, कोई संबंध नहीं नज़र आ रहा हमें इनके बीच में। तो जब भी कुछ समझ नहीं आया ना बेटा, ऐसा समझ में जब भी कुछ भी समझ नहीं आया ना, सिंपल हर एक चीज़ को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। साइन और कॉस रेशियोज़ की लैंग्वेज में प्राइम नंबर्स की तरह होते हैं, ठीक है। तो उनमें कन्वर्ट करो तो शायद कुछ ईजी बन जाए अपने लिए। तो जैसे कि यहाँ पे सेक जो है वो कॉस का इन्वर्स होता है, तो मैंने सेक की जगह कॉस लगा दिया। ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है ही, मतलब साइन के फॉर्म में, तो उसको कुछ नहीं कर सकती मैं। यहाँ पर सेक को अगेन कॉस, और 10 क्या होता है बच्चा, साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस, ठीक है ना, आया ना समझ में, ओके। तीनों मल्टीप्लाई में इसके मैंने 3 ब्रैकेट लगा दिए ना। तो 1/cos A 1 - sin A। अब देखो बेटा इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, जैसे कि आपके पास नंबर हो 2 + 3, मतलब 2/3 + 5/3,
जब नीचे के नंबर सेम होते हैं तो ऊपर के नंबर प्लस करके हम लोग कॉमन एलसीएम ले लेते हैं, करते हैं ना। तो 2+5 क्या हो जाएगा 7/3। बात समझ में आई ना। बस वही चीज़ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपको कॉस कॉस है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले नंबर्स को प्लस कर लेंगे, मतलब कि ऊपर वाले रेशियो को प्लस में लिख देंगे। तो 1 + sin A अपॉन cos A। ठीक है, अब ना सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो 1 को मैंने, ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, तो सब सेम नंबर ही आएगा। तो 1 - sin A, ये ऊपर में 1 + sin A अपॉन cos और cos, तो cos स्क्वायर A हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे भी नीचे cos A है, यहाँ पे भी नीचे cos A है, तो cos × cos स्क्वायर है ना। अब आप देखो ध्यान से तो आपको ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये A है और ये B है, यहाँ पर भी ये A है और ये B है, बट यहाँ पे साइन चेंज है। A - B, A + B क्या होता है बेटा, फॉर्मूला बोलो। A² - B² होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे A की जगह पे 1 तो 1² माइनस B की जगह पर साइन तो साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर A। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन A क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A। ठीक है, अब देखो बेटा, अब आपको सुनाती हूँ एक कहानी। क्या कहानी, अभी मैंने बताया था। एज वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। किया ना ये वाला, यहीं पे किया अपन ने ये वाली फॉर्मूला यूज़। देखो फिर से काम में आ गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मेरा क्या है यहाँ पे देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो मैं इसको यहाँ पे हटा दूँ, मतलब शिफ्ट कर लूँ, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। मतलब कि मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ ना। रिपीट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ ना। हाँ जी, तो बस लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे थीटा की जगह ए है, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और ये चीज़ बतानी पड़ेगी आपको, बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिटी वी आर सब्स्टिट्यूटिंग दिस। ठीक है, कट हो गया, क्या आ गया 1, और 1 हमें प्रूव करना है RHS। ठीक है, दैट्स इट, प्रूव्ड, डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से। (34th) sorry, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Okay, बहुत easy है। The angle of elevation, elevation है एंगल, कहाँ पे देख रहे हैं एलिवेशन, मतलब ऊपर की तरफ देखना है, तो मतलब टॉप आ गया, टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, तो पहले टावर बना देती हूँ मैं। ये रहा मेरा टावर, इस टावर के टॉप को मैं देख रही हूँ ग्राउंड के एक पॉइंट पर खड़े रहकर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब कि मैं जहाँ पर हूँ और टावर का जो फुट है, कितना गैप है दोनों के बीच में, 30 मीटर का गैप है ना। अब मैं यहाँ से देख रही हूँ, मतलब ये रहे आंखें, ठीक है, यहाँ से देख रहे हो तो मतलब एंगल भी यहीं से बनेगा, तो ये हो गया 30 डिग्री। हमें कह रहा है कि हाइट ऑफ द टावर बताइए, मतलब कि ये हुआ टावर हमारा, तो इसका हाइट बताना है। ठीक है, और ये C थोड़ा सा लिख देना यहाँ पर, लेट AB इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ टावर, सॉरी, ठीक है, हाइट ऑफ टावर BC इज 30 मीटर, थीटा इज 30 डिग्री। अब देखो बेटा, ये डिग्री मतलब एंगल के बगल वाली साइड को हम कहते हैं एडजेसेंट, और एंगल के ऑपोजिट मतलब इस वाली साइड को कहते हैं हम लोग ऑपोजिट। ठीक है, अब आपको ऑपोजिट निकालना, एडजेसेंट दिया हुआ है, बोलो कौन सा रेशियो लगेगा, ऐसा कौन सा रेशियो जिसमें ऑपोजिट और एडजेसेंट का रूल होता है, tan थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ऑपोजिट H एडजेसेंट 30। tan 30 की वैल्यू होती है बच्चा जी 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू H अपॉन 30। ये 30 को यहाँ पे ले लो, 30 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू H। ठीक है, अब ना अपॉन में कभी भी रूट में नंबर नहीं रखते हैं, ठीक है, अपशगुन माना जाता है, तो इसके लिए उसको अपन को रैशनलाइज करना पड़ जाएगा। तो √3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर और नीचे।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू √3, √3 इंटू √3 3, 3 1 जा 3 10 जा 30, तो 10√3 इक्वल्स टू h। ठीक है, सो दस हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्न द पेज 35, टर्न द पेज। ओके, लेट्स सी क्या कह रहे हैं अभी हमसे ये जनाब। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। अच्छा, होलो सिलेंडर के ऊपर होलो हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है। वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो, अच्छा हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, तो बेसिकली हेमिस्फीयर है, ठीक है, और इसके ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है ऐसे, है ना। अब डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ 14, तो पूरा का पूरा ये डायमीटर, तो सिलेंडर का भी सेम ही है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक आ रहा है सिलेंडर और एक आ रहा है हेमिस्फीयर। ठीक है, सिलेंडर का भी डायमीटर 14 सेंटीमीटर होगा, इसका भी 14 तो दिया ही हुआ है। तो रेडियस कितना हो गया 7, रेडियस कितना हो गया 7। ठीक है, देखो बेटा ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन को पूरा का पूरा रीड करके फिर समझो मीनिंग क्या बोल रहा है। अरे ठीक है ना, जो जो चीज़ें समझ में आती जा रहा है लिखते जाओ पहले पहले, ठीक है, तो थोड़ा इजी हो जाता है कि हाँ चलो इतना तो पता चल गया कि क्या बोल रहा है बंदा ये। तो इतना तो क्लियर हो गया। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज़ 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द वेसल, पूरा का पूरा हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर का है। अब देखो हेमिस्फीयर में तो हाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हाँ सिलेंडर में तो होती है ना, सिलेंडर में तो मुझे हाइट चाहिए ही चाहिए। तो अभी क्या करूँ, ठीक है, तो देखो ये सेंटर हुआ, ये रेडियस हुआ, ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही होगा, क्योंकि सेंटर से सर्कल की तरफ तो रेडियस ही माना जाता है। रेडियस कितना निकाला अपन ने 7, मतलब कि ये कितना है 7। तो इस पूरे में से मैं अगर 7 माइनस कर दूं तो इतना पोर्शन सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी, है ना, बस वही तो था। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर को मैं h, स्मॉल h ले लेती हूँ, जिसमें से मैंने 13 में से 7 निकाल दिया, कितना बचेगा 6 ना, हाँ ठीक है 6 सेंटीमीटर। ओके, अब ये कह रहा है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ओके, मतलब कि सरफेस एरिया निकालना है, मतलब सी ए से निकालना है, कोई होलो ही तो है। सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू सी ए से ऑफ सिलेंडर प्लस सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, सी एस ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच और सिलेंडर हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ सही है। ठीक है, 2 पाई आर कॉमन निकाल देती हूँ मैं, यहाँ पे क्या बचेगा h और यहाँ पे क्या होगा r। ठीक है, ईजी हो जाता है थोड़ा सा। अगर आपको अलग अलग निकाल के प्लस करना है ये भी ऑप्शन है, कर सकते हो आराम से, बेशक कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अगर आपको कॉमन नहीं निकालना है, साथ में करना है और कॉमन नहीं निकालना है फिर भी कर सकते हो, बहुत इजी है, कोई इशू नहीं है। मैं कॉमन निकालती हूँ, एक तो टाइम सेव हो जाता है, ठीक है, वैल्यू से एक ही बार लगानी होती है और आंसर 99% सही आ जाता है, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं इसकी वजह से। बट यू शुड बी श्योर कि आपको कॉमन निकालना आता है कि नहीं आता है ना, वो चीज़ थोड़ा देख लेना, तब ये चीज़ अप्लाई करना। देखो 2 सेम है तो कॉमन आ गया, पाई सेम है तो कॉमन आ गया, आर की वैल्यू दोनों की सेम थी इसके लिए कॉमन निकाल दिया। ठीक है, 2 पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर 7, h हमने निकाला 6 और r 7, 7 7 कैंसल आउट। ओके, 2 इंटू 22 इंटू 7 प्लस 6 13। ठीक है, तो 2 इंटू 22 इज़ 44, 44 इंटू 13, लेट्स मल्टीप्लाई 12, 1 कैरी 13 और ये 4 4 2 7 5 कितना आया, सो द एरिया इज द 572 सेंटीमीटर स्क्वायर।
डन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 36। देखिए क्या कह रहा है आपसे 36 क्वेश्चन। द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब सिलेंडर ही है ना और क्या, ठीक है, इज़ 37 सेंटीमीटर। अभी हौले हौला मैं पहले यहाँ तक समझ लूँ क्या कह रहा है, फिर आपको समझाऊँ। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है द सम ऑफ द रेडियस है ना, रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज़ 37। अच्छा, मतलब कि रेडियस और हाइट का प्लस दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ़ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज़ 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये हमें है क्या, सिलेंडर है, तो इसका टीए से आपको दिया हुआ है 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें इसका निकालना है वॉल्यूम। अच्छा ठीक है, हाँ तो अब तो कर लेते हैं अपन। अब ये है कि टीए से ना वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर और एच अलग अलग चाहिए और उन्होंने हमें प्लस में दिया है, तो टी से की मदद से हम पहले आर और एच की अलग अलग वैल्यू निकाल देंगे। सो टी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा जी, 2 पाई आर एच प्लस आर, है ना। टी ए से क्या है 1628, 2 पाई की जगह पर 22/7, रेडियस नहीं पता है बट रेडियस और हाइट का प्लस पता है 37, तो मैंने ये लिख देना है, ठीक है। तो 1628, अब ना ये 7 यहाँ पे ले लूँ मैं, तो मल्टीप्लाई में आ गया, अपॉन ये 2 नीचे ले लूँ, 22 नीचे ले लूँ, 37 नीचे ले लूँ, इज इक्वल्स टू क्या हुआ, आर। बात समझ में आई, मतलब कि मुझे आर ही एक अननोन है ना, तो इसके आसपास की जितनी भी चीज़ें थी उसको इक्वल टू का मैं शिफ्ट कर लिया, तो ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला गया और ये जो मल्टीप्लाई में है वो सारे के सारे डिवाइड में आ गए। ओके, कटिंग शटिंग कर लें, देख लें क्या होता है। 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 11 ज़ा, है ना, तो 2 4 ज़ा 8 0 7 ज़ा, ठीक है। अब 33, हाँ देखो 11 की टेबल, 11 1 ज़ा 11 3 ज़ा 33, कितना बचा 7, कितना आया 37, और ये 37 और ये 37 कट हो गया, ठीक है, तो कितना बच गया आर 7, तो आर इज़ 7 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे आर और एच 37 है, आर हमारा आ गया 7, तो सीधी सी बात है एच क्या हो गया, एच हो गया 37 माइनस 7 तो 30 सेंटीमीटर, है ना। नाउ वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर की जगह पर 7 स्क्वायर, एच की जगह पर 30, 22/7, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 30, 7 1 ज़ा 7 7 ज़ा 49, 2 इंटू 7 इंटू 30, 22 इंटू 7 कितना होगा 14, 154 मल्टीप्लाई बाय 30, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी 16, 1 कैरी 4, कितना आया वॉल्यूम, कितना आया बेटा 4620 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम में इसके लिए क्यूब लगाएंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट 36 क्वेश्चन, है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 37। लास्ट क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा ना, ठीक है। ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स जो है ना वो हमें मोटिवेट करते हैं कि हाँ चलो भाई बच्चों को अच्छा लग रहा है। वेल आप सबका मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी कि सब बच्चे अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे काम को, और मुझे खुशी हो रही कि मेरे वीडियोस जो है वो आपकी प्रिपरेशन में कुछ हिस्सा आपको मदद करने में कामयाब रह रहे हैं। तो जो मेरी मेहनत है वो सफल हो रही है, क्योंकि बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं कि मज़ा आया समझने में, लर्न हो गया, प्रैक्टिस हो गई, तो बड़ी खुशी होती है जब आप ऐसे कमेंट्स करते हैं ना, क्योंकि हम आमने सामने तो मिल नहीं पाते हैं, तो आपके कमेंट्स जो हैं वो हमें बताते हैं कि ठीक है भाई चलो हमारी मेहनत का तो कुछ नहीं है, बट द पॉइंट इज़ दैट कि जो हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं बच्चों को दिल से, वो बच्चों तक पहुंच रहा है, वो भी सही तरीके से। तो ये सब देख कर ना बड़ी खुशी मिलती है।
ठीक है, चलिए अब उसके आगे क्या बोलूँ मैं। 37 क्वेश्चन। तो जैसे आप कमेंट्स कर रहे हैं वैसे मुझे बताइएगा कि ये वाला भी आपको वीडियो कैसा लगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 इज द लास्ट क्वेश्चन। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द यूजुअल नोटेशन सिग्मा एफ आई एक्स आई दिया हुआ है 625, सिग्मा एफ आई है हमारे पास 100, फाइंड मीन। ओके ना, अब मीन का बेसिकली सिग्मा एफ आई एक्स आई तो डायरेक्ट मेथड होता है ना, तो मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो मीन इज इक्वल्स टू 625 अपॉन 100। तो मीन इक्वल्स टू, कहाँ कटिंग करोगे, सीधा डेसिमल लगा दो, 2 0 है तो 6.25, दैट्स इट। ओके, सो मीन इज 6.25। सो आई होप आपको इजी लग गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जल्दी से सेक्शन सी भी मैं आपको मैं दे देती हूँ। ठीक है बच्चा, चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।